नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाई कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अब तक हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से 75 क्वेश्चन को विद फैक्ट डिस्कस कर लिया है और आज जो है 76 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है ना। और ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो भी मैंने बताया डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है वो झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। और जो गुलाबी क्रांति है यह प्याज उत्पादन से भी संबंधित है। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर यहाँ ऑप्शन में प्याज भी होता और झींगा नहीं होता तो प्याज होता आंसर। ठीक है ना। तो प्याज क्रांति गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से। ठीक है ना। और गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वो दुर्गेश पटेल हैं। ठीक है ना, दुर्गेश पटेल हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। साथ में थोड़ा सा फैक्ट और मैं इसके बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टमाटर उत्पादन, तो टमाटर उत्पादन और जो मांस उत्पादन है इन दोनों का जो संबंध है वो लाल क्रांति से है। किससे है? लाल क्रांति से है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इसके जो जनक हैं लाल क्रांति के वो हैं विशाल तिवारी। और खाद्यान्न उत्पादन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। तो खाद्यान्न उत्पादन जो है ये हरित क्रांति से संबंधित है, जिसके जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक, है ना। अगर बात किया जाए कर्नाटक के बाद कौन है तो याद रखिएगा सबसे नंबर 1 पे है कर्नाटक, उसके बाद नाम आता है केरल का और उसके बाद नाम आता है तमिलनाडु का। TN का मतलब तमिलनाडु। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में 6वां स्थान है। कौन स्थान है? 6वां स्थान है। ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो कॉफ़ी उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है, याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो कहाँ पर है? इसका जो आप ऑप्शन दिख रहा है 2 ही ऑप्शन दिख रहा है और 2 ऑप्शन हमें लगता मिट गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो तारापुर है। तारापुर मतलब महाराष्ट्र, है ना। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारतीय विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का एक निश्चित और निर्णायक भूमिका है। ठीक है ना। और तारापुर जो है परमाणु विद्युत केंद्र जो है USA की सहायता से स्थापित किया गया है और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है ना। इसकी स्थापना जो है 1969 ईस्वी में की गई थी महाराष्ट्र के तारापुर में। और फ्रेंड्स, एक बात और याद रखिएगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो जनक हैं वो नाम है होमी जहांगीर, जहांगीर भाभा, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह जो स्थापित किया गया था 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिव समुद्रम में एक जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? शिव समुद्रम में। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे होता कि भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी तो उसका आंसर होता दार्जिलिंग। ठीक है ना, दार्जिलिंग। तो याद रखिएगा दोनों प्रकार का क्वेश्चन, एक ये और दूसरा दार्जिलिंग वाला, है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, अगर खेतड़ी की बात किया जाए तो यह तांबे अथवा कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान का एक नगर है। ठीक है फ्रेंड्स। और खेतड़ी की अगर बात किया जाए तो दोस्त, खेतड़ी में भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान है, उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो आप लोग। आगे बात करते हैं। अगला लिखा है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, ये जो स्थान है ये पहला स्थान है भारत का। ठीक है ना। और अभ्रक का जो अयस्क होता है वो होता है फीमाटाइट, फीमाटाइट होता है। अयस्क मतलब ओर। ठीक है ना। और अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है?
आंध्र प्रदेश करता है। उसके बाद कौन करता है? तो राजस्थान करता है। याद रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अभ्रक को इंग्लिश में माइका कहते हैं, ठीक है ना, माइका। और माइका जो है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है और इसका उपयोग जो है ज़्यादातर विद्युत उद्योगों में किया जाता है। याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है जादूगोड़ा में, ठीक है ना। एक्चुअली में जादूगोड़ा खान जो है एक यूरेनियम की खान है जो कि भारत के झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा गांव में स्थित है। याद रखिएगा, ठीक ना। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दुर्गापुर की अगर बात किया जाए तो यह पश्चिम बंगाल में है और यूके अर्थात ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में। एक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसके अंतर्गत जो है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील संयंत्र आते हैं, जिसमें अगर भिलाई की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला की बात किया जाए तो ये उड़ीसा में है और दुर्गापुर की बात किया जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है। भिलाई की अगर बात करें तो भिलाई जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था और अगर राउरकेला की बात किया जाए तो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर के बारे में बता दिया हूँ जो कि यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा फैक्ट और बात करते हैं। भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो टाटा स्टील को माना जाता है और दूसरे नंबर पर जो आता है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो भिलाई अभी मैंने बता दिया था, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से हुआ था स्थापना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो फ्रेंड्स उस समय चल रहा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना और इसका समय था 1956 से लेकर के 1961 के बीच की कहानी है। ठीक है ना। इसकी जो प्राथमिकता थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वो थी तीव्र औद्योगिक विकास करना। तो इसी के चलते जो है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक ना। और किस किस देश की सहायता से हुआ था तो ये आपको मैंने बता दिया है। एक बात और यहाँ फैक्ट याद रखिएगा कि एक व्यक्ति हैं, नाम है पीसी महालनोबिस, तो उन्हीं के नाम पर ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? तो ये है अखबारी कागज़। ठीक है ना। नेपा नगर की अगर बात किया जाए तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है और यह दोस्तों मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना। और नेपा नगर में कागज़ उद्योग की जो स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कहा जाता है बंगलुरु को, है ना, अर्थात बंगलौर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों बंगलौर एक ऐसा नगर है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित नई चीज़ों की खोज की जाती है और बंगलौर भारत में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में काफ़ी आगे है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है बंगलुरु को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। इसके पहले NH7 था। तो ध्यान से ज़रा सुनिएगा दोस्तों, जो NH44 है यानी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है यह श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है ना। और उसकी कुल जो लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है। याद रहेगा, 3745 किलोमीटर। इससे पहले जो है भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो NH7 था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है गोरखपुर में। ठीक है ना दोस्तों, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो यह भारत तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। गोरखपुर जंक्शन जो है, गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को
संयुक्त रूप से मिला करके इसकी जो लंबाई है वह 1366.4 मीटर है, ठीक है ना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल लिखा हुआ है कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई है 760 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट सुनिएगा। अगर कोंकण की बात किया जाए तो कोंकण एक रेल लाइन है, ठीक है ना, जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के समांतर भारत के पश्चिमी तट और के साथ चलती है, ठीक है। और यह रेल मार्ग जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित और संचालित है, ठीक। यह रेलवे लाइन जो है महाराष्ट्र में एक रोहा है, महाराष्ट्र में एक रोहा है और कर्नाटक में एक मंगलौर है, मंगलौर। तो महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के मंगलौर को जोड़ती है। और वास्तव में दोस्तों यह रेलवे लाइन जो है 3 राज्यों से पास करती है, एक महाराष्ट्र, दूसरा गोवा और तीसरा जो है वो है कर्नाटक, ठीक है ना। 3 राज्यों को जोड़ती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये पड़ता है कलकत्ता में। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे की बात किया जाए तो इसका जो पहले नाम था वो दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, ठीक है ना, याद रहेगा, दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है मुंबई, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, मुंबई बंदरगाह। थोड़ा सा फैक्ट और बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह अगर पूछता तो उसका आंसर होता चेन्नई। क्या होता? चेन्नई। ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ ऐसे आता कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है तो होता विशाखापत्तनम, ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, याद रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा है मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की बात कर रहा है, यानी दुनिया में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील, ठीक है ना। और यह कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। और दुनिया की सबसे गहरी अगर झील की बात करता तो यहाँ पर आंसर होता बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। कहाँ पर है? रूस में स्थित है। यह भी मीठे पानी की ही झील है। और क्वेश्चन अगर ऐसे आता कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो होता है कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो क्षेत्रफल के बिहाफ पर सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरोको किस देश की स्थानीय पवन का नाम है, ठीक है ना। तो यह फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो इटली का है, ठीक है ना। सिरोको की बात किया जाए तो फ्रेंड्स सिरोको जो गर्म हवा है इसका जो प्रवाह होता है वो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है और यह गर्म हवा होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स सहारा मरुस्थल से इटली में प्रभावित होने वाली जो सिरोको हवा है वह बालू के कणों को से युक्त होती है, ठीक है ना। और तथा भूमध्य सागर से नमी धारण करने के बाद जब इटली में वर्षा करती है तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की जो बूंदा होती है वो लाल हो जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए ये वर्षा होता है इटली में, इस वर्षा को रक्त की वर्षा कहा जाता है इटली देश में, याद रखिएगा। किसको? सिरोको को, ठीक है ना। रक्त की वर्षा किसे कहते हैं? सिरोको को। यह एक प्रकार की स्थानीय पवन है, अर्थात एक गर्म पवन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है काली मिर्च के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो स्थान है भैया प्रथम स्थान है। पूरे विश्व में अगर बात किया जाए तो काली मिर्च के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में भारत अग्रणी देश है। फ्रेंड्स अगर काली मिर्च का बात किया जाए तो इसका जो उत्पादन होता है भारत में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल में होता है, उसके बाद होता है कर्नाटक में, ठीक है ना, और उसके बाद होता है तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और काली मिर्च का उपयोग क्या होता है। तो काली मिर्च का जो उपयोग होता है ज़्यादातर मसालों के रूप में, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को तैयार करने में और दोस्तों औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है देश के किस नगर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। तो दोस्तों है पीथमपुर अथवा थार जिला मध्य प्रदेश का, है ना। कहने का मतलब ये हुआ पीथमपुर जो है मध्य प्रदेश के थार जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है, ठीक है ना। और अगर हम केवल डेट्राइट की बात करें तो डेट्राइट सिटी दोस्तों उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि अमेरिका का एक महान नगर है। और डेट्राइट फ्रेंड्स संपूर्ण विश्व के मोटर गाड़ी उद्योग का बृहद निर्माण केंद्र माना जाता है, ठीक है।
समझ गए हो आप। अगला और आखिरी सवाल, तांबे का उत्पादन विश्व के किस देश में सबसे अधिक होता है? तो उसका नाम आता है चिली। ठीक है ना, चिली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है तांबे का कहाँ होता है? चिली, जो कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और चिली के बाद जो नाम आता है दोस्तों, वो आता है यूएसए का। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका। और उसके बाद आता है रूस का नाम आता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज भी हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।